अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम सेट्स है। इस चैप्टर के ये कंटेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन की जाएगी सेट्स की, इसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन और सेट के अंदर क्या क्या होता है, सेट्स क्यों बनाए जाते हैं, सेट्स की कौन सी फॉर्म होती हैं और सेट्स की क्या टाइप हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैथ्स के वीकली होमवर्क में आपके पास 5 टास्क हैं जिनमें एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने के साथ साथ डेफिनेशंस भी लिखनी है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 5 तक हम यहाँ एक जायजा लेंगे और सीखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स क्या हैं? सेट्स आप जो भी चीजें देखते हैं उनको तरतीब में अगर पालें तो उनको आप सेट्स में शुमार कर सकते हैं। ये दरअसल कलेक्शन होती है मुख्तलिफ चीजों की। जैसे कि अगर आप बाहर निकलें तो आप बाग में देख सकते हैं कि बहुत सारे फूल मौजूद हैं और वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं। उनमें गुलाब भी है, उनमें चमेली भी है और उसमें ट्यूलिप भी है। तो ये जितने भी फूल आपको दिख रहे हैं वो एक कलेक्शन बना रहे हैं, उसको कलेक्शन कह सकते हैं ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो कलेक्शन है, ये जो ग्रुप है, इसको हम सेट्स कहते हैं। इसके अलावा जंगली जानवर होते हैं, उनके कलेक्शंस, उनके नाम आप लिख लें तो वो भी सेट्स कहलाएंगे, अ सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। परिंदे अगर आप देखें तो परिंदे आसमान में मुख्तलिफ किस्म के उड़ते हैं, उनके अगर आप नाम लिख लें तो वो अ सेट ऑफ बर्ड्स कहलाएंगे। तो सेट हम कहते हैं कलेक्शन को, लेकिन ये कलेक्शन वाज़ेह होनी चाहिए, जिसको वेल डिफाइंड कहा जाता है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए और इनका कोई ना कोई मतलब बन रहा हो। एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत ही मजेदार। एक स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक है, एक स्ट्रॉबेरी चीज केक मौजूद है और रेड वेलवेट केक भी है। इसके साथ साथ अभी मैंगो का सीजन भी है तो मैंगो केक भी मौजूद है। अगर ये एक ही जगह पर रखें तो ये ग्रुप होगा केक्स का, तो इसको हम अ सेट ऑफ केक्स कह सकते हैं। तो इन सबके नाम आप लिख लें अगर, तो वो सेट ऑफ केक कहलाया जाएगा। इसी तरह से एक प्लेट में बहुत सारी आइसक्रीम रखी हुई है, पिस्ता फ्लेवर भी है, वनीला भी है, चॉकलेट भी है, मैंगो भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, ब्लूबेरी भी है। तो ये सेट ऑफ आइसक्रीम्स हैं। इनको हम डिजर्ट्स में शुमार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके अगर बनाएं तो ये सेट ऑफ डिजर्ट भी बन सकती हैं। इनको आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, तो ये डिजर्ट कहलाती हैं। चलिए अपनी अब नोटबुक उठा लें और उस नोटबुक में लिख लें सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीजें जो हैं इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इनके मजमुए को, इनके कलेक्शन को, इनके ग्रुप को हम सेट कहते हैं। तो लिख लें, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब एग्जाम्पल्स तो पहले भी मैं आपको दे चुका हूं, वो एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आपकी एग्जाम्पल्स हैं अ सेट ऑफ फ्रूट्स, फलों का सेट, मैंगो है, एप्पल है, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ये सारे सेट बनाते हैं फ्रूट्स के। अ सेट ऑफ फ्लावर्स, जैस्मीन, रोज, ट्यूलिप, ये सब फ्लावर्स हैं, ये सेट बनाते हैं फ्लावर्स के। अ सेट ऑफ पार्टी ड्रेसेस, एग्जाम्पल है, पार्टी ड्रेसेस में कुछ पैंट शर्ट्स पहनते हैं, कुछ ड्रेस शर्ट्स पहनते हैं, कुछ सूट्स पहनते हैं, तो ये सब पार्टी ड्रेसेस हैं। ये भी सेट की एग्जाम्पल हो गई अगर इनको ग्रुप में लिख लें। अब इस सेट में जो एक एक चीज है उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। जैसे अ सेट ऑफ फ्रूट्स में मैंगो एक एलिमेंट है, इसको मेंबर भी कहा जाता है।
अच्छा, अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो हम अगर ये सारे अल्फाबेट्स एक जगह लिख दें तो वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कहलाए जाएंगे। तो उसमें जो के है वो एक मेंबर है, ए है वो एक मेंबर है, बी है वो एक मेंबर है। अब ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल कैसे लिखनी है तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। बाकी सब डेफिनेशंस भी इसी तरह से लिखी जाती हैं। तो डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या होता है, हम डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और सेंट्रलाइज करके लिखते हैं, यानी बीच में लिखते हैं। लेफ्ट साइड में भी गैप होता है, राइट साइड में भी गैप होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने सेट्स की डेफिनेशन लिखनी है तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेट्स की हेडिंग डालेंगे और फिर डेफिनेशन के लिए लेफ्ट साइड मार्जिन भी रखेंगे, राइट साइड मार्जिन भी रखेंगे। उतना ही स्पेस देंगे लेफ्ट साइड पर और उतना ही स्पेस देंगे राइट साइड पर। आप इसमें पेंसिल से लाइन भी खींच सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अगर आपको मुश्किल होती है मार्जिन देने में। वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस ये हो जाएगा कि कैसे डेफिनेशन में आपको मार्जिन छोड़ना है। अब जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे सेट्स की, अ कलेक्शन ऑफ well-defined objects is called a set। तो इस तरह से हमने ये डेफिनेशन लिख ली। अब आप यहां पर हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ली थी अ सेट ऑफ केक्स, और इसमें केक्स में हमने स्ट्रॉबेरी केक देखा था। इसमें मैंगो केक देखा था, और रेड वेलवेट केक देखा था। सो ये आपके पास जो एक एक चीज है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अ सेट ऑफ फ्लावर्स। तो सेट ऑफ फ्लावर्स में रोज, ट्यूलिप, जैस्मीन, etc एटसेट्रा। सो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई सेट्स की। इस तरह से हम बाकी सारे भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखेंगे। आमतौर पर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। सो फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सेट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, अ सेट ऑफ 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इस सेट में हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम उसके मेंबर्स लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अ सेट ऑफ 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहते हैं, तो पहले 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? ए, बी, सी, डी। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। अब हम यहाँ पर कुछ साइन इस्तेमाल करते हैं ताल्लुक बताने के लिए। बिलोंग्स टू का साइन होता है और इस बिलोंग्स टू के साइन को इस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास हर एक मेंबर के बारे में बताया जा सकता है कि ये उस सेट से ताल्लुक रखता है।
फॉर एग्जाम्पल ए की बात करें तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया गया है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो से पहले है ये इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि B बिलोंग्स टू A। B भी यहां पर A में ही है, C भी यहां पर A में है, D भी यहां पर सेट A में है, लेकिन क्या F इसमें है? दिख रहा है आपके पास? अगर नहीं दिख रहा तो ये बिलोंग नहीं करता, और इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर नॉट बिलोंग्स टू या नॉट अ मेंबर ऑफ सेट लिखा जाए तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपने सेट की अब रिप्रेजेंटेशन समझ ली, और इसमें हमने ये देखा कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे नाम रखते हैं सेट का। हम इंग्लिश लेटर के अलावा भी कोई भी लैंग्वेज के लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर ये बस वाजे हो कि सिर्फ एक ही हम लेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ABCD हो, नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4 कोई भी। इसके अलावा नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं इस सेट को बंद करने के लिए। शुरू में हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, आखिर में कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, और उसके बीच में हम एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स का मतलब उसके मेंबर्स, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर 3 6 91 कॉमा से इसको अलग किया जाता है, और इसके बाद जो डॉट 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 लगाया जाता है इसका मतलब है एटसेट्रा। इससे आगे भी और ज़्यादा चीज़ें हैं, इससे आगे उसी तरह से वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर हम सेट लिख सकते हैं। अब जैसे ये पहला सेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। आपको नंबर्स के बारे में अगर पता हो तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 2 के अलावा डिवाइड होने वाले 1 3 5 7 9 11, और ये चलती जाती हैं, वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें अगर बताया गया है द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक अगर हम ले लें तो ये हमारे पास सेट बन गया A। इसी के नीचे आप देख सकते हैं कि B सेट 2 4 6 8 10, तो ये आपको पता है 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। सो दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। C है द प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। चले यहाँ पर प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, आपको पता है वैसे तो नंबर्स कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ वाज़े नहीं बताया। तो हमें पता है कि उन प्लेयर्स के अगर नाम पता चल जाएं तो हम उसका सेट बना सकते हैं। यहाँ पर सेट D दिया हुआ है, इसमें नाम लिखे हुए हैं 3 लड़कियों के, रिदा, हिना, आयशा। तो ये अ सेट ऑफ 3 गर्ल्स इन अ क्लास। तो ये सेट्स हैं जिसमें हम ग्रुप बता देते हैं कि ये ग्रुप है। अच्छा, सेट्स को 2 फॉर्म में लिखा जाता है। एक तो आप वर्ड की फॉर्म में लिख दें, वर्ड्स बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लेनी है द मंथ्स इन अ ईयर, तो हमने अल्फाज की मदद से बयान कर दिया कि साल में महीने, तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ये जो हमने बयान किया है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब टू डिस्क्राइब। इसकी दूसरी सेट की फॉर्म है, सेट की पहली फॉर्म तो है डिस्क्रिप्टिव, और दूसरी फॉर्म है टैब्यूलर।
टेबुलर को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और इसमें हम एक एक एलिमेंट को बताते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स वाजे होते हैं और इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब जैसे सेट ए है द मंथ्स इन अ ईयर, तो एक साल में कितने महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सारे नाम लिख दिए इस सेट में, तो हमें पता चल गया कि ये पूरे साल में जो महीने हैं उनका सेट है। और कितने इसके एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो 12 एलिमेंट्स हो गए इस सेट के। चलें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और उसकी टेबुलर फॉर्म दोनों फॉर्म्स को लिख के देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है सेट को, और टेबुलर फॉर्म में हम उसके हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6। तो सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6 यहां पर लिखा है। होल नंबर्स पता है आपको, होल नंबर्स का सेट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता जाता है, तो ख़त्म नहीं होता, इसलिए हम डॉट 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 3 डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं उनको कहते हैं। इसमें शुरू के 6 लेस देन 6, शुरू के 6 तो नहीं, इसमें लेस देन 6 का मतलब है 6 से छोटे। तो 6 से छोटे सिर्फ ये हैं, 6 नहीं इसमें शामिल होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम इसको लिखना चाहें सेट टेबुलर फॉर्म में, तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। इसी तरह से अ सेट ऑफ 5 इंसेक्ट्स, अ सेट ऑफ 5 इंसेक्ट्स में कोई भी 5 इंसेक्ट्स के नाम लिखते हैं। एंट, स्पाइडर, बी, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, इसके अलावा कॉकरोच भी हो सकता है, इसके अलावा बीटल भी है। सो कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी चॉइस है। तो हमने यहाँ पर देखें सेट इंसेक्ट्स का बनाया है, तो इससे आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इसकी, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। इसके अलावा सेट ऑफ जूसी फ्रूट्स, जो जूस बनाने वाले फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, शुरू के ही लेटर से रिप्रेजेंट करें। अब जूसी फ्रूट्स में ऑरेंज जूस बनाते हैं, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है जो जूस ज़्यादा होता है उसके अंदर, मैंगो है। सो दीज आर द सेट्स ऑफ जूसी फ्रूट्स। अगर लिखेंगे अ सेट ऑफ जूसी फ्रूट्स, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, जिसमें आपके पास एलिमेंट्स के बारे में लिखा नहीं होता, लेकिन एलिमेंट्स सही तरह से लिखे होते हैं टेबुलर फॉर्म में। अब हम सेट्स के बारे में जान चुके हैं, सेट्स की कौन सी फॉर्म्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमें पता है, जो कि इसमें कोई एलिमेंट्स लिखे नहीं जाते, सिर्फ हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं उस सेट को, उस सेट के बारे में बता देते हैं इन वर्ड्स। सेट्स में हम टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं और उसमें एक एक एलिमेंट लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि आपके पेज नंबर 2 पर मौजूद है। बुक आप अपने सामने रखें, नोटबुक अपने सामने रखें, और इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ लिखना है कि ये वेल डिफाइंड हैं या वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब कि जिसके एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। अब जैसे A इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टार्स ऑन द स्काई, तो ये सारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी गई हैं, लफ्ज़ों में बयान किया है इसे, एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए। अब स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं और उनके नाम आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको उनके नाम नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब पेपर में आप कैसे लिखेंगे? आपने अपनी नोटबुक में
क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और पार्ट ए में जो क्वेश्चन है वो उतार लें। सेट ए जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टार्स ऑन द स्काई, और फिर इसके बाद इसमें लिख दें इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसके नाम नहीं लिख सकते। सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें बी इज द सेट ऑफ ब्लैक कलर ड्रेसेस इन द वार्डरोब। तो आपके पास ब्लैक कलर की ड्रेसेस मौजूद हैं वार्डरोब में, आप गिन के उनके नाम भी लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये ब्लैक ड्रेस कौन सी है। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड है। सी इज द सेट ऑफ हैप्पी पीपल इन द सिटी। अब शहर तो इतना बड़ा है, इसमें आपको नाम तो अपने दोस्तों के पता होंगे कि कौन खुश हैं, लेकिन सारे सिटी में जो रहते हैं उनके बारे में तो नहीं पता होगा, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। डी स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000। तो जो स्टोरी बुक्स 2000 साल में पब्लिश हुई हैं ये वेल डिफाइंड हैं या वेल डिफाइंड नहीं है? इसको वेल डिफाइंड कह सकते हैं क्योंकि ये 2000 साल में जो एक साल में स्टोरी बुक्स पब्लिश की गई हैं, शाया की गई हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड हो सकता है। E is the number of cars passing from 6 PM to 7 PM। तो शहर है उसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां उसमें 6 बजे से लेकर 7 बजे तक गुजर रही हैं, ये भी पता लगाना कुछ मुश्किल है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। हमने यहाँ पर सेट्स में जो रिप्रेजेंटेशन सीखी थी तो उसमें ताल्लुक भी बताने का सीखा था। किसी एलिमेंट को हम सेट से जोड़ सकते हैं तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू का निशान इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो बिलोंग नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग टू के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है इस तरह का। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 में, और सेट बताया हुआ है, तो सेट में क्या ये एलिमेंट मौजूद है ये देखना है। तो PQRS एक सेट है, इसमें देखना है कि Q जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करता है, इससे ताल्लुक़ रखता है। तो देखें इसमें Q मौजूद है तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है। B द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 कौन से होते हैं? 10 से बड़े। तो 10 से बड़ा 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, नेचुरल नंबर्स इनको कहते हैं, 15, 16 और ये चलता जाता है। कहाँ तक जाता है ये हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये एलिमेंट 9 क्या इस सेट में है? इस सेट में तो सारे 11 से बड़े, 10 से बड़े 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और चलते चले जा रहे हैं, इससे बड़े ही हैं, तो 9 तो इसमें नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। इसी तरह से C 15 बिलोंग करता है इवन नंबर से या नहीं करता? तो इवन नंबर्स आपको पता है कि इवन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के टेबल में आ सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें हमारे पास 15 तो है ही नहीं, सो 15 भी डज नॉट बिलोंग टू इवन नंबर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब है कि 10 से मल्टीप्लाई होने वाले। अब 10 से मल्टीप्लाई होने वाले 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। तो ये सारे नंबर जो 10 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं 10, 20, 30, 40 ये मल्टीपल्स हैं 10 के टेबल में आते हैं। तो ये
30 इसमें मौजूद है, सो इट बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 10। अब ये नेक्स्ट है नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड होने वाले 45 5 से डिवाइड हो जाता है, देखते हैं 5 के टेबल में। सो हमें पता है 5 9s आर 45। सो 45 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 9 आता है। सो इट बिलोंग्स टू नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ये सारी चीज़ें आपने नोट ज़रूर करनी है। इसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और इसके साथ एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो आपकी नोटबुक में लाजमी होने चाहिए। एग्जाम्पल्स कम से कम 3 ज़रूरी होती हैं। चलें, अब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो समझी है, टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं उससे। तो हम इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, L इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, अच्छा अपने नंबर से डिवाइड हो सकते हैं लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। 3 है, अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। 4 अपने नंबर से तो डिवाइड होता है लेकिन 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए हम उसको प्राइम नंबर नहीं कहते। 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 7 सिर्फ 7 से होता है। 8 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, तो वो भी प्राइम नहीं है। 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, प्राइम नहीं है। 11 सिर्फ 11 से डिवाइड होता है। 12 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम नहीं है। 13 प्राइम है, 14 प्राइम नहीं है, ये भी चेक कर लें आप। 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है क्योंकि ये भी डिवाइड होता है 2 से भी। 17 प्राइम है, 18 प्राइम नहीं है, 19 प्राइम है क्योंकि ये किसी और से नहीं होता, 20 प्राइम नहीं है। और ये तो आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद हैं। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और इसके बाद और भी हो सकते हैं, डॉट 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 लगाना है आगे। तो सवाल में कहा है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, यानी 10 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखें। तो 10 तो यहाँ पर नहीं है, 10 के बाद 11 आता है, 20 भी नहीं है, 20 से पहले 19 आ रहा है। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास जो हैं दैट आर 11 13 17 19, जो 10 और 20 के दरमियान है। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। तो टेबुलर फॉर्म की हेडिंग भी डालेंगे, मैंने यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर शुरू में टेबुलर फॉर्म भी लिख दें। इस तरह से नोटबुक में अपने कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एनिमल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर डी। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? 3 एनिमल्स विद स्टार्ट विद डी, डॉग, डोंकी, deer. So these are the 3 animals that starts with letter D. D शुरू में आते हैं इनके। तो हमने हर एक एलिमेंट को बता दिया। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाले सेट हैं। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 8 लेस देन 50। 8 के टेबल में आने वाले जो 50 से छोटे हैं, तो 8 का टेबल याद होना चाहिए।
8 का टेबल हमारे पास होता है 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7s are 56। सो यहाँ पर 50 से छोटे वाले हैं, तो 50 से छोटे वाले में तो ये 56 नहीं आएगा, बाकी ये 8 16 24 32 40 48 इनको सेट में लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये n है मल्टीपल्स ऑफ 8 लेकिन 50 से छोटे, तो 8 भी आ गया, 16 भी आ गया, 24 भी आ गया, 32 भी आ गया, 40 भी आ गया, 48 भी आ गया। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं। चलें सेट्स की अब टाइप्स करते हैं, और सेट्स की टाइप्स बहुत सारी हैं। वैसे तो सेट्स की टाइप बेसिक 3 हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट। फाइनाइट सेट कहते हैं वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर्स हों। फाइनाइट नंबर्स का मतलब जिनको काउंट किया जाता है और उनको एक सफ़े पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नंबर्स या वो एलिमेंट्स, वो मेंबर्स चलते चले जाएं और हमारे पास सफ़े नाकाफ़ी हों। ऐसे सेट्स को फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट का मतलब रुकने वाले, ख़त्म होने वाले। अब जैसे कि यहाँ पर सेट ए है, इसमें 11 12 और 13 तीन एलिमेंट्स हैं। सेट बी है जिसमें रोज, जैस्मीन, हिबिस्कस और ट्यूलिप। रोज आपको पता है इस तरह से दिखता है, ये चमेली को कहते हैं जैस्मीन, ये चाइना रोज को हिबिस्कस कहा जाता है, ट्यूलिप इस तरह से आप देखते हैं। तो ये सारे सेट बनाते हैं फ्लावर्स के, जो कि 4 फ्लावर्स हैं, इनके 4 मेंबर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। अगर हम कहें अ सेट ऑफ फ्लावर्स तो वो सेट फाइनाइट नहीं होगा, हमें कहना पड़ेगा कि 4 फ्लावर्स, अ सेट ऑफ 4 फ्लावर्स दैट शुड बी फाइनाइट। यहाँ पर एक और सेट है सी, विच इज अ सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है के, और आपको पता है कि इसका ताल्लुक होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो ये सारे फाइनाइट हैं, इनको काउंट किया जा सकता है और इनकी तादाद लिखी जा सकती है। लेकिन ऐसे सेट्स जिनकी काउंटिंग में मुश्किल हो और उनकी तादाद बताई ना जा सके, तो ऐसे सेट्स इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ही लातादाद, ना ख़त्म होने वाले। इसके अंदर नंबर्स, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। आप नाम लिख लें और नाम की फहरिस्त ख़त्म ही ना हो, तो ऐसे सेट इनफाइनाइट हैं। जैसे कि स्टार्स इनफाइनाइट हैं, ख़त्म ही नहीं होते। आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो भूल जाएंगे कि कितने स्टार्स थे। तो इनफाइनाइट सेट्स में बाकी जो नंबर्स हम लिखते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि नंबर्स भी काउंट करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते, बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 3 4 5 6 और ख़त्म होते ही नहीं है। तो ना ख़त्म होने वालों के लिए हम ये डॉट 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 लगाते हैं, इसका मतलब है सो ऑन, चलते चले जाएं। होल नंबर्स हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इवन नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर हैं, ये इवन नंबर हैं और ये ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये सेट भी
ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है, ये भी इनफाइनाइट है। मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया, तो ये भी इनफाइनाइट सेट बनाते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स अभी आपने पढ़े, ये वाले 0 से स्टार्ट होने वाले, ये भी ख़त्म नहीं होते। सो दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस भी बताएंगे। तीसरी टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। इन तीनों का मतलब यही है कि कोई सेट में एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट और मेंबर, कोई भी चीज़ नहीं है सेट में, इसीलिए इसको खाली सेट कहा जाता है। और ये सेट उन चीज़ों का होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो होती ही नहीं है। इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, और इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाता। या इस सेट को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये एक ग्रीक लेटर है, यूनानी ज़बान का लेटर है, जिसको हम कहते हैं फाई। और इस फाई को हम या तो इस्तेमाल करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ ना लिखें, इस तरह से भी नल सेट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे सेट बनाएं जिसमें ये दोनों हों, कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये फाई लिखा हो, तो ये गलत होगा, ये नल सेट नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि ये फाई लेटर इसके अंदर शामिल है, ये अ ग्रीक लेटर है। ये ग्रीक क्या है? ग्रीक एक ऐसी जुबान है, जैसे इंग्लिश है ना, इसी तरह से ग्रीस जो यूनान मुल्क है उसकी ज़ुबान, वहाँ पर लोग बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एक एग्जांपल, अ सेट ऑफ ट्रायंगुलर बॉल्स। भाई ट्रायंगुलर बॉल्स तो होती ही नहीं है, बॉल तो गोल होती हैं। या एग्जांपल हमारे पास अ सेट ऑफ ब्लू लाइन, तो शेर जो है वो ब्लू कलर का कभी होता है? कभी नहीं होता। न बॉल हमारे पास ट्रायंगुलर होती हैं, वो तो राउंड होती है। तो इनके जो सेट बनेंगे ट्रायंगुलर बॉल के, कोई ऐसी बॉल ही नहीं होती, तो वो नल सेट होगा। या ब्लू लाइन का सेट बनाए तो वो भी नल सेट होगा। इसको या तो आप इस तरह से लिखें या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से नहीं लिखना कि आप ब्रैकेट के बीच में ये फाई भी लगा दें। ना ही ज़ीरो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ज़ीरो तो एक नंबर है, इसका मतलब तो है कि ज़ीरो इस ब्रैकेट के अंदर है, तो ज़ीरो होल नंबर का पहला नंबर है, इस सेट में शामिल है। यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए सेट। तो याद रहे कि जब भी नल सेट आए तो या तो हमने इसमें ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में खला रखनी है, या फिर हमने ये सिंबल इस्तेमाल करना है। अब अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सिर्फ एक एलिमेंट हो रखने वाले सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। इसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं। यूनिट का मतलब एक है। जैसे यहाँ पर 6 एक सेट में है, तो एक एलिमेंट है इसके अंदर। सेट के अंदर ट्रायंगल है तो एक एलिमेंट है। अल्फ़ाबेट ए है, एक एलिमेंट है। तो ये सारे सिंगलटन सेट कहलाते हैं। इक्वल सेट्स वो सेट जो आपस में इक्वल हों, उनके सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों। जैसे यहाँ पर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट दिए हैं 9, 10, 11, 12, लेकिन बी में तरतीब बदल दी गई है और यहाँ पर 9 नहीं लिखा हुआ शुरू में, 12 है, फिर 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है। लेकिन देखें आपके पास यहाँ पर 12 ए में भी था, बी में भी है, ए में 11 भी है, बी में भी 11 है, ए में 10 है, बी में भी 10 है, ए में 9 है, बी में भी 9 है। तो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं ए में भी और वही बी में भी। तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कोई एक एलिमेंट भी तब्दील हो जाए, तो वो बराबर नहीं होंगे। और बराबर नहीं होने का निशान इस तरह का होता है, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर एग्जांपल हम देख सकते हैं सिंगलटन सेट की, कि एक स्कूप है आइसक्रीम का, बस उससे ज़्यादा स्कूप नहीं हो सकते। तो ये एक सिंगलटन सेट बना रहे हैं कि सिर्फ एक वनीला स्कूप है।
इक्वल सेट की तरह एक सेट होता है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चीजें हैं उनकी तादाद बराबर है। जरूरी नहीं है कि वो चीजें एक जैसी हैं। जैसे कि ये एक सेट लिखे हैं, एक सेट ए है जो कि ए बी सी है, इनकी तादाद कितनी है? ए बी सी 3 है। और बी सेट है जिनकी तादाद ए बी सी नहीं लिखी है, 1 2 3 लिखा है, तो तादाद यहाँ पर भी 3 है। तो जब तादाद सेम है लेकिन चीज एक जैसी नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट के लिए निशान इस तरह का बनाया जाता है। सो A इज इक्विवेलेंट टू B। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास A B C है, B लिख दिया जाए कि A B C D है। चलें थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं इसको। ग्रीक लेटर के बारे में आपको बता दूं कि ग्रीक में A को अल्फा पढ़ा जाता है, B को बीटा कहते हैं, ये ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं। और C की जगह गामा लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। अगर सिर्फ ये 3 चीजें हों, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 3 हों, तब तो हम कह सकते हैं कि ये C, इसमें कितने हैं? 1 2 3, और ये A 1 2 3, तो ये इक्विवेलेंट हैं। लेकिन यहाँ देखें जरा, अगर B देखा जाए तो B जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है A के, ना ही C के। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास तादाद बढ़ गई, 1 2 3 4, या कम हो जाए तो भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो बहुत ही आसान है। इक्वल में सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट में सिर्फ तादाद सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए तादाद। सब सेट और सुपर सेट समझने के लिए हम यहाँ पर पहले 2 सेट बना लेते हैं। समझें कि हमारे पास ये 2 सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। A सेट में 2 3 4 5 7 है और B सेट में 2 3 4 5 7 और 9 है। अगर यहाँ पर 9 खत्म हो जाए तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ये अगर ना रखें तो हम कह सकते हैं कि A और B इक्वल सेट हैं, क्योंकि दोनों चीजें इसमें बराबर हो गई। और तादाद भी अगर 9 ना हो, यहाँ पर A में 2 3 4 5 7 और B में 2 3 4 5 7, तो तादाद भी सेम है, 5 हैं इसमें एलिमेंट्स A में। अगर B में भी ये 9 हटा दें तो ये इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास ना ये इक्वल हैं ना इक्विवेलेंट है। लेकिन A में जो एलिमेंट्स हैं वो B में भी शामिल हैं। अगर A के एलिमेंट्स B में भी शामिल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये A सबसेट है B का। सबसेट का मतलब उसका छोटा सेट है, उसमें वो सारे मेंबर्स पाए जाते हैं। तो इफ एवरी मेंबर ऑफ B इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ A, तो B जो है वो सबसेट हो गया A का। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं, एग्जाम्पल में तो यहाँ पर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि A सबसेट है B का। यहाँ पर सबसेट के लिए इस तरह का निशान बनाया जाता है। इस निशान का मतलब है इज अ सबसेट ऑफ। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है कि सारे मेंबर्स उसमें होने चाहिए जो आपके पास बड़ा सेट है। तो B यहाँ पर बड़ा सेट है और A छोटा सेट है। जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट कहते हैं। और सुपर सेट में वो एलिमेंट्स होते हैं सारे, लेकिन उसके अलावा और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें 9 इजाफी है, लेकिन सारे एलिमेंट्स A वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसका उल्टा निशान इस्तेमाल करते हैं सुपर सेट का। तो उल्टा निशान जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 20 उस जगह आ जाएगा, क्योंकि बड़ा सेट यहाँ पर क्या है? B। अब बड़ा यहाँ पर लिखेंगे और छोटा सेट यहाँ पर लिखा जाएगा। एक तरह से देखें कि उल्टा हो गया ना निशान, तो यहाँ पर अरेंजमेंट भी इसकी उल्टी हो जाएगी। B बाद में था, अब पहले आ गया।
तो जो बड़ा है उसको हम सुपरसेट कहेंगे और जो छोटा है उसको हम सबसेट कहेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। आपने एग्जाम्पल देखी थी ये केक्स की और आइसक्रीम्स की। हमने कहा था कि ये जो केक्स और आइसक्रीम है इन दोनों को अगर हम एक साथ रख लें तो ये डिजर्ट्स कहलाई जाएंगी, इनको हम डिजर्ट्स कहते हैं। तो डिजर्ट्स तो और भी होती हैं। डिजर्ट्स ज़रूरी नहीं कि मीठी चीज़ों को ही कहते हैं। ये डिजर्ट्स वो चीज़ें हैं जो खाने के बाद दी जाती हैं और ये अमूमन रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये अगर सबसेट की बात की जाए, डिज़र्ट जो है इन सब को शामिल करता है। अगर हम सिर्फ केक देखें तो ये केक भी डिज़र्ट है और आइसक्रीम भी डिज़र्ट है। तो केक जो है वो सबसेट है डिज़र्ट का, ये छोटा सेट है डिज़र्ट का। डिज़र्ट में तो आइसक्रीम भी आ रही है और केक भी आ रहे हैं। इसी तरह से आइसक्रीम भी डिज़र्ट का सबसेट है। तो सुपरसेट क्या हुआ? सुपरसेट डिज़र्ट्स हुई, क्योंकि ये सबको रखती हैं। अब यहाँ पर और भी मीठी चीज़ें आ सकती हैं, जेलीज हैं, कैंडीज हैं, लेकिन क्या ये डिज़र्ट हैं? ये डिज़र्ट नहीं है, तो इनका ताल्लुक डिज़र्ट से नहीं है, ये डिज़र्ट से हट के हैं, ये तो ट्रीट कहलाई जाती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों सबसेट नहीं हैं, और जब सबसेट नहीं होते तो इस तरह से निशान बनाते हैं कि नॉट अ सबसेट। तो ये ना कैंडी है ना जेली है सबसेट डिज़र्ट की। ये तो बस दांत खराब करने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए इनको कम मिकदार में लेना चाहिए। बाकी डिज़र्ट आप ले सकते हैं ज़्यादा मिकदार में, लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसको भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। अब सबसेट्स की भी टाइप्स हैं। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के बारे में आप लिखना चाहें तो प्रॉपर सबसेट वो सेट होते हैं जो किसी सेट में सारे एलिमेंट्स रखते हैं और उसमें एक दो कोई एलिमेंट कम हो। जैसे हमने पिछली एग्जांपल ली थी जिसमें 9 कम था, तो हमने कहा कि ये सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में ज़रूरी है कि वो सेट में एक एलिमेंट कम हो या उससे ज़्यादा भी कम हो सकते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर अगर एक सेट है A जिसमें I, J, K, L है, और एक और सेट है B, वो भी अगर I, J, K, L रखा जाए तो दोनों बराबर हो गए, एक जैसे हैं, इक्वल सेट हो गए। इसमें नंबर भी तलाश करें कि कितने सेट्स में एलिमेंट हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास 4 हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है क्योंकि इसके दूसरे सेट में भी 4 हैं। अगर ऐसा हो कि इक्वल सेट हो जाए, सारे के सारे मेंबर्स हों, तो हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में एक कम होना चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, और A है I, J, K, L, B, इसमें एक कम हो गया, L गायब हो गया, तो हम कहते हैं कि ये सबसेट है A का। बहुत ही आसान है, जो पहले सबसेट पढ़े थे वही प्रॉपर सबसेट कहलाए जाते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि अगर बराबर हो जाएं तो वो भी सबसेट होगा। जी, वो भी सबसेट होता है क्योंकि उसमें भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इनको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ये प्रॉपर नहीं होते। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें 7, 8, 9, 10, 11 एक सेट में मौजूद है नंबर्स, और दूसरा सेट B है 9, 10, 11। यहाँ पर A बड़ा है, B छोटा है। A में 7, 8, 9, 10, 11 और B में 9, 10, 11 है, तो 9, 10, 11 ये तो मौजूद हैं सारे। इसका मतलब कि B छोटा वाला ये सबसेट हो गया, और जो ये A है इसको सुपरसेट कहा जा सकता है।
तो जो सबसेट है उसको पहले लिखते हैं और बाद में ये निशान लगाते हैं। हम इस तरह का भी निशान लगा सकते हैं। तो सबसेट अगर कहें तो मैं आपको बता दूं कि सबसेट के लिए सिर्फ सबसेट हो तो हम ये निशान लगाते हैं, सिर्फ सबसेट बोलना हो। इसमें प्रॉपर भी आ जाता है, इम्प्रॉपर भी आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट कहा जाए तो हम यहाँ पर इस तरह का निशान लगाते हैं, नीचे डैश नहीं लगाते, नीचे अंडरलाइन नहीं करते। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 7 और 8 मेंबर्स नहीं है बी के, 2 की कमी है, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर बी भी वही होता, 7 8 भी होता है इसमें, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता। एक और एग्जांपल देखेंगे। यहां पर हमारे पास ए बी सी डी एक सेट है और दूसरा एफ सेट है ए बी सी डी। तो ये क्या है? ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए इस तरह का निशान लगाते हैं, इम्प्रॉपर के लिए इस तरह का निशान यूज करते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, सबसेट के लिए इस तरह का निशान यूज करते हैं और सबसेट ही ना हो इस तरह से यूज करते हैं। तो हमने जो डिजर्ट में किया वो थोड़ा गलत हो गया। तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वाला निशान लगाएंगे क्योंकि वो सबसेट नहीं था, और जो सबसेट है उसके लिए हम ये वाला निशान यूज करेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं। एक सेट दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल्स हैं। सेट सी, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा, चौथा, ये 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। जबकि सेट डी में 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 4 5 सर्कल। अब ये सेट ना तो इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां पर 4 हैं एलिमेंट्स, यहां पर कितने? 5। और ना ही इनसे कोई ताल्लुक है। ट्रायंगल कभी भी सर्कल नहीं हो सकता, तो सबसेट ही नहीं है ये सिरे से। इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी से आगे सेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल 4 में ये हमारे पास ग्रीक लेटर्स हैं और इसमें ये अल्फा है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये बीटा है, ये गामा है, ये थीटा है, ये ईटा है। तो ये हमारे पास 5 ग्रीक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जबकि यहाँ पर सेट एन में सिर्फ गामा और ईटा है। तो क्या रिलेशन होगा एम और एन का? अब देखें छोटा कौन सा है? एन, तो समझ लें कि ये सबसेट होगा। और बड़ा कौन सा है? ये वाला, तो समझ जाएं कि ये सुपरसेट होना चाहिए। तो एन जो है सबसेट है एम का, जबकि कैपिटल एम बड़ा है तो ये सबसेट है एन का। अब इसको कैसे लिखेंगे कि जो सबसेट है उसके लिए साइन कौन सा यूज होता है? ये वाला। और एन छोटा है, एम बड़ा है, तो एन इज अ सबसेट ऑफ एम। अच्छा, सुपरसेट में भी यही निशान होता है, इस तरह से कर देते हैं। पहले हमने थोड़ा सा गलत किया और गलत को फिर सही कर रहे हैं, क्योंकि पहले चीज़ों को सीखते हैं फिर उसके बाद उसकी डिटेल में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। तो अगर हम सुपरसेट वाला निशान यूज करेंगे तो बड़ा यहाँ पर m है, सुपरसेट है, इसको पहले लिखेंगे, और छोटा यहाँ पर n है, सबसेट है, इसको बाद में लिखा जाएगा। तो याद रहे कि सुपरसेट के लिए अब यही वाला निशान होगा, ये उल्टा है सबसेट का। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें 7 9 11 एक सेट x है
और सेट y में 2, 5, 7, 8, 9 है। तो x और y यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 7 है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ अगर मुख्तलिफ हो जाए तो हम यहाँ पर इसको सबसेट नहीं कहेंगे। ना x इसका सबसेट है, x तो चलें छोटा है ना, इसलिए इसको ही सबसेट कहेंगे। तो y बड़ा है, इसको सुपरसेट बनाया जा सकता है। तो x इज नॉट अ सबसेट ऑफ y, क्योंकि इसमें 11 जो है वो y में है ही नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात है कि यहाँ पर जो नल सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। यानी अगर हम कहें कि ये जो एग्जाम्पल है 7, 9, 11, तो ये नल सेट इस सेट का सबसेट है। नल सेट हमेशा सबसेट होगा किसी भी सेट का, क्योंकि ये तो है ही खाली। तो खाली चीज़ किसी में तलाश करें तो वो तो खाली ही रहेगी ना। इसीलिए हमेशा जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो आपने सेट्स की टाइप्स लिखनी है और सेट की टाइप्स में हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आपने टाइप पढ़ी थी फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट आपको पता है a set having finite number of elements. Is called finite set. So examples में आप क्या लिखेंगे? वही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो आपने पहले देखी हैं। E.g भी लिखा जा सकता है एग्जाम्पल के शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एग्जाम्पल पूरा लिखें। सो A 11, 12, 13, B rose, tulip, jasmine, hibiscus. So these are finite set. इस तरह से आपने अपनी कॉपी में लिखना है इनफाइनाइट सेट। चलिए, अभी तो एग्जाम्पल्स आपका होमवर्क है, आप एग्जाम्पल्स खुद तलाश करें। मैं आपको डेफिनेशन लिखना सिखा देता हूं। इनफाइनाइट सेट, द सेट having infinite number of elements is called infinite set. चलिए, यहां पर आपने अब टाइप लिखनी है। टाइप नंबर 3, empty set. The set having no element, कोई एलिमेंट नहीं होता, is called a null set or empty set. इसको void set भी कहते हैं। It is represented by, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है फाई की मदद से और एक खाली ब्रैकेट की मदद से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं जो बुक में थी आपकी, अ सेट ऑफ ट्राइंगुलर बॉल्स और सेट ऑफ ब्लू लाइंस। तो ये एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होता है। The set with only
one element is called singleton set. सिंगल से निकला है, सिंगल मीन्स वन. एग्जाम्पल्स आपने अब खुद करनी है. एग्जाम्पल्स लाजमी तीन तीन निकालें. इक्वल सेट, सो इक्वल सेट की डेफिनेशन थी अ सेट हैविंग all the elements exactly the same to another set. दूसरे सेट के एलिमेंट से जो आपके पास सेट है सारे एलिमेंट्स हूबहू वैसे ही हों तो उसको इक्वल सेट कहते हैं. इज कॉल्ड इक्वल सेट. तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा इज कॉल्ड के बाद इक्वल सेट. अब नेक्स्ट इसमें है इक्विवेलेंट सेट. सो इक्विवेलेंट सेट, अ सेट हैविंग एलिमेंट्स equal in number to another set is called equivalent set. इक्विवेलेंट सेट की भी एग्जाम्पल हमने बहुत डिटेल में की है, तो ये आपने करनी है. अब सबसेट और सुपरसेट के बारे में बात करेंगे. तो सबसेट की डेफिनेशन कैसे लिखें? अ सेट in which every element, her element is also found in another set तो the set जो आपके पास set है is called subset of that set. दूसरा जो है उस सेट का सबसेट है. सुपर सेट की डेफिनेशन हम यहाँ स्किप कर देंगे. सुपर सेट की डेफिनेशन आपकी बुक में भी नहीं लिखी हुई. अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं कर रहे. हम सबसेट की टाइप सब करेंगे. तो सबसेट की टाइप, अच्छा यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे कि सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस निशान से. सो टाइप्स ऑफ सबसेट, नंबर 1 प्रॉपर सबसेट. सो प्रॉपर सबसेट क्या है? अ सबसेट विच इज not equal to the superset but all elements are found in that set is called प्रॉपर सबसेट. यहाँ पर दो बातें लिखी हैं. एक तो यहाँ पर एलिमेंट सारे होने चाहिए और दूसरा वो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए. उसमें एक कम हो जाए, दो कम हो जाए, तीन कम हो जाए, इवन एम्प्टी हो जाए तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा. दूसरी यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट. तो improper subset, a subset which is equal to the superset
अब यहाँ पर सुपर सेट के ही बराबर है, तो हमें यहाँ नहीं लिखने की ज़रूरत कि एलिमेंट्स उस सेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इक्वल सेट में सारे एलिमेंट्स एक जैसे ही होते हैं। तो सिर्फ यहाँ डेफिनेशन हो जाएगी इन प्रॉपर सबसेट की कि अ सबसेट विच इज इक्वल टू द सुपर सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। और यहाँ पर तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखवा ही नहीं सकता, तो आप ये खुद से लिख लें। प्रॉपर सबसेट के यहाँ इस नीचे आपने रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखनी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए आपने लिखनी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है जिसमें हमें बताना है कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। सिर्फ यही लिखना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो आपने सवाल जब उतारना है क्वेश्चन नंबर 1 ए और आगे इसका सेट लिख दें 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 20। अब देखें सो ऑन के बाद 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये चलता नहीं जा रहा, 20 तक रुक रहा है। तो अगर आप इसको खोलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये चलता तो जा रहा है, लेकिन ये खत्म तो हो रहा है एक जगह। तो जब खत्म हो रहा है तो इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी भी क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लिखा है ऑड नंबर ग्रेटर देन 31। तो 31 से बड़े नंबर्स, यानी 31 तो शामिल नहीं होगा, 31 से बड़े 32 से आगे। अब 32 तो 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम उसको ऑड नंबर नहीं कहते। तो ऑड नंबर क्या होंगे 32 के बाद 33 35 37 39 एंड चलता जाएगा, सो ऑन, खत्म नहीं होगा। तो जब खत्म ही नहीं हो रहा तो क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो चलें, ये आपने इस तरह से करने क्वेश्चन। अब आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि ये अब आप खुद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पिक आउट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट कौन से होते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, सेट ऑफ काउज विद 6 लेग्स। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, सो ये क्या है, एम्प्टी सेट। 6 टांगे तो नहीं होती, गाय की तो नहीं होती। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 3 साइड्स। तो ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 3 साइड होते हैं। 3 एंगल वाले शेप को, 3 कॉर्नर वाली शेप को ट्राइंगल कहते हैं। और 3 कॉर्नर वाले शेप जो बनती है उसको ज्वाइन कर दें तो ट्राइंगल बन जाता है। तो साइड इसकी 1 2 3 साइड्स हैं। तो अगर ऐसे ट्राइंगल बनाए जाएं जो 3 साइड वाले हैं तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, सेट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। तो सेट ऑफ हिस्ट्री बुक्स भी आप लिख सकते हैं उनके नाम के, कौन कौन सी तारीख की किताबें हैं। तो किताबें कौन कौन सी हैं ये तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि इनके नाम लिखे जा सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, तो नॉट एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, सेट ऑफ मेल डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। अब मेल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं, ये भी एम्प्टी सेट नहीं, उनके भी नाम लिख सकते हैं हम। ई पार्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो नंबर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों। तो पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जिसमें माइनस का साइन नहीं आता, और
नेगेटिव नंबर्स जिनमें माइनस का साइन आता है, पॉजिटिव नंबर्स में अगर कोई साइन ना हो, कोई नंबर ऐसा हो जिसमें कोई साइन ना हो, तो वो पॉजिटिव शुरू में लिख दिया जाता है। तो हर नंबर जो माइनस के बगैर लिखा जाता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये अगर सेट में बना दिए जाएं तो लिखे जा सकते हैं। तो अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, तो ये भी सेट हो सकता है, नॉट एन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ कार्स हैविंग 3 व्हील्स, तो वो सेट लिखें जिसमें गाड़ियां 3 व्हील वाली हों, 4 पहिए होते हैं गाड़ी के, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट कौन सा हुआ? पहला हुआ और आखिरी हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें हमें सेट में पेयर्स बता दिए हैं, एक ये है और एक ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो 6 अगर देखें हमारे पास दूसरे सेट में भी है, 9 देखें तो दूसरे सेट में भी है, और 12 दूसरे में भी है, 15 भी दूसरे में है। तो अगर हम कहें कि A इज इक्वल टू 6, 9, 12, 15 एंड B इज इक्वल टू 12, 9, 15, 6, तो सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। 12 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 15 भी है। सो A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट है, एक सेट दिया हुआ है, इसको A सेट कह देते हैं, दूसरा सेट दिया हुआ है इसको B सेट कह देते हैं। तो इसमें जनवरी है, दोनों में जनवरी है, फरवरी है, दोनों में फरवरी है, मार्च इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें अप्रैल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट हैं ये इक्वल नहीं है। चलें इसके लिए अलग नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अगर मैं सेट C कह दूं, इसको सेट D कह दूं, तो C इज नॉट इक्वल टू D। इसको आपने अपनी नोटबुक में लाजमी नोट करना है और बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 3 का C अब आपने खुद करना है, इसमें तलाश कर लें, कोई भी अगर मिलता जुलता ना हो तो इसका मतलब है इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपने इक्विवेलेंट सेट बताना है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अगर इसमें 1, 2, 3, 4 हैं और इसमें 1, 2, 3, 4 हैं, भले एलिमेंट्स हूबहू वो नहीं हैं, सेम नहीं हैं, तब भी हम इसको मान लेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। तो चलें सॉल्यूशन करने के लिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सेट A बना लेते हैं, पहला वाला 0, 1, 2, 3। दूसरा वाला सेट B बना लेते हैं, A, B, C, D। तो यहां पर हम काउंट कर लें, सेट A में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं A में, काउंट कर लें 1, 2, 3, 4। और फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, 4 हैं, इसमें भी काउंट कर लें 1, 2, 3, 4। Therefore A is a equivalent set of B। Therefore की शॉर्ट फॉर्म ये है। तो हमने इस तरह से कॉपी में करना है, तो बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी स्टेप्स के साथ करने। अब क्वेश्चन नंबर B और क्वेश्चन नंबर C, इसमें आपने खुद करना है। अच्छा, C थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो C में कह रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। तो नंबर्स 1 से बड़े 2, 3, 4 और लेस देन 5 से छोटे तो 4 तक आएगा। और ये हमारे पास दूसरा सेट है। अगर इसको हम सेट कहते हैं E और इसको सेट कहते हैं F,
इसको सही से स्टेपिंग कीजिएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ ऐसे, लेकिन आपने प्रॉपर इस तरह से स्टेपिंग करनी है। फिर उसके बाद आप काउंट करेंगे नंबर कितने हैं एलिमेंट्स, 1 2 3, और इसके भी काउंट कर लें और फिर बताएं कि ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। ये याद रहे कि जब हम ग्रेटर देन कहते हैं तो ग्रेटर देन का ये निशान होता है। ग्रेटर देन कहते हैं अगर नंबर्स ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 उसमें शामिल नहीं होगा, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। और लेस देन का निशान ये होता है, लेस देन अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि हम 5 से छोटा रखेंगे तो 4 होगा। ग्रेटर देन में उस नंबर को शामिल नहीं करेंगे जो आपके पास लिखा है, और लेस देन में वो नंबर शामिल नहीं होगा जो लिखा है, उससे छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें डॉट 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 लगाया है। अब ये ना समझें कि डॉट 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 होगा तो सारे ही सेट इनफाइनाइट होंगे। अगर डॉट 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 के बाद वो वैल्यू नजर आ रही है तो इसका मतलब ये उस वैल्यू तक खत्म हो रहे हैं और ये एक फाइनाइट सेट है। अब इस डॉट 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 का मतलब है कि ये इसके बीच में भी वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके बीच में वैल्यूज क्या है, 16 के बाद 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है और 20 लिखा हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स कह रहे हैं, यानी एक्स जो है वो सुपर सेट है, बड़ा है। राइट द डिस्क्रिप्टिव सबसेट्स इन टेबुलर फॉर्म ऑल्सो। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है, यानी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब सेट ए है, चलिए इसको हम नोटबुक में किस तरह से करेंगे। 5 सॉल्यूशन सुपर सेट x इज इक्वल टू क्या है, 9 10 11 12 13, मेरे पास जगह खत्म हो रही है, नीचे लिख रहा हूँ, 14 15 16, पूरा लिखेंगे, 17 18 19 20। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू set of numbers between 11 and 17। तो कौन से नंबर्स होंगे 11 और 17 के दरमियान। अब जब बिटवीन लिखा जाता है ना तो 11 और 17 के बीच में लिखा जाता है, 11 भी शामिल नहीं होता, 17 भी शामिल नहीं होता। तो 11 से बड़ा 12, 13, 14, 15 और 17 से छोटा 16, बस यहां तक लिखेंगे। ठीक है, ये नोट करने के बाद अब मेरे पास जगह खत्म है, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में हम यहां पर लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ X। वो कैसे, क्योंकि यहां देखें आपके पास A में 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है। यहाँ पर x में 12 भी है, 13 14 15 16 17 18 19, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो सबसेट होता है वो हमेशा छोटा होता है और उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उस बड़े सेट के। तो ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा, मजे की बात ये, आपको तो पता है कि प्रॉपर सेट भी है, तो A इज अ प्रॉपर सेट ऑल्सो। क्यों, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स वो नहीं है, उसमें कम है। A में सेट A में एलिमेंट्स कम हैं X से, अगर बराबर हो जाएं तो फिर वो प्रॉपर नहीं होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर B, C खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर D ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर E भी आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें भी नंबर आपने लिखने हैं पहले टेबुलर फॉर्म में और फिर उसके बाद आपने इसका जायजा लेना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमेशा सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और यहाँ पर हमारे पास सेट D है, इसमें बताया गया है वही सब कुछ लिखेंगे। पहले आप सेट बनाएंगे X का और फिर उसके बाद सेट D के बारे में लिखेंगे कि ये सेट है परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ 3 4 एंड 5। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर को कहते हैं यानी उसी जैसे वैल्यूज
को मल्टीप्लाई कर दें 2 दफ़ा आपस में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 3s are 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4s are 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5s are 25। तो हमारे पास सेट जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर का, इसमें कौन कौन से होंगे? 9, क्योंकि 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16 और 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25। अब यहाँ पर हमें एक और चीज लिखने की जरूरत है, यहाँ पर हम बिलोंग्स टू भी बताएंगे। तो बिलोंग करता है हर एलिमेंट, अगर 9 बिलोंग करता है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू x। यहाँ पर हेयर भी लिखते हैं क्योंकि इस सेट में 9 बिलोंग करता है किस सेट से? x से। x किसकी बात की जा रही है? इस सेट की। तो 9 इसमें मौजूद है। अब यहाँ पर 16 आता है नेक्स्ट, इट बिलोंग्स टू x ऑल्सो। कैसे? ये रहा 16। लेकिन यहाँ पर जो 25 है इसका ताल्लुक नहीं है x से, ये x में है ही नहीं, x तो 20 तक है सिर्फ, तो इट डजंट बिलोंग टू x। तो जब बिलोंग नहीं करेगा कोई भी एक एलिमेंट तो हम कह सकते हैं कि जो सेट है इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दैट सेट, यानी D जो सेट आपसे पूछा गया है ये सबसेट नहीं है। तो इसमें कुछ अल्फाज भी लिखने होंगे, जैसे सेट D is not a subset of X। चले अब मजेदार काम करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आपने करना है। ट्रू एंड फॉल्स बहुत मजेदार होता है, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स के साथ आपको सिर्फ अंधाधुन ऐसे नहीं करना, आपको लॉजिक भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के लिए पहले देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, तो हर सवाल में पूरा सोल्यूशन करेंगे, आप पूरा स्टेप लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया है, 6 का ए पार्ट है वो करेंगे पहले, जिसमें पूछ रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर नहीं है ये बस सबसेट है, इसमें प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, यानी बराबर भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पर हर एलिमेंट उसमें मौजूद होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पर सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट बी यहाँ पर है 8 9 10। अब सी यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सी तो पूछा ही नहीं है। कह रहे हैं कि ये ए है सबसेट, कह रहे हैं ए है सबसेट बी सेट का, बी सुपरसेट होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये एरोस मैं बना रहा हूं ना, ये आपने नहीं बनाने, ये तो समझाने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो ए है वो बड़ा है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, सेट ए हैज मोर एलिमेंट्स, ज्यादा एलिमेंट्स हैं देन सेट बी, बी से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी बड़ा है? नहीं, ए बड़ा है, ए बड़ा सेट है और बी छोटा है, तो सबसेट तो बी होना चाहिए, यहां पर सबसेट ए लिखा है, तो इट इज फॉल्स। दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये गलत है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन यहां सवाल में आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सबसेट है क्या। सी यहां पर अब कहा गया है ये सबसेट है ए का,
तो सेट C सबसेट है और सुपरसेट क्या है? A। तो इसमें हम चेक करेंगे कि C क्या है। C है 3 4 5 और A क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 इसमें मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये ट्रू है। दिस इज ट्रू। ठीक हो गया, ये गलत है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि 6 इज अ नंबर दैट बिलोंग्स टू ए। क्या ए में नंबर 6 है? बिल्कुल है। तो हम यहां पर जब लिखेंगे वर्डिंग्स में तो लिखा जाएगा 6 बिलोंग्स टू ए। तो पहले आपको सेट ए बनाना होगा और उसके बाद आप यहां पर तलाश करेंगे और लिख देंगे 6 belongs to A, therefore it is true। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें आपने इक्विवेलेंट बताना है कि ये सेट B और C इक्विवेलेंट हैं। तलाश कीजिए कितने नंबर हैं उसमें, B में और C में कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से E में आपने इक्वल सेट के बारे में बताना है, F में आपने बताना है कि क्या A इनफाइनाइट है, और G में आपने बताना है क्या A सुपर सेट है C का। तो A में वो सारे नंबर्स मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, और C में वो सारे नंबर मौजूद हैं। फिर कहेंगे कि कौन सा बड़ा है, किसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर आप उसमें सुपर सेट उसको देख लेंगे। ये यहाँ पर उल्टा निशान है ना, तो उल्टा निशान जो होता है वो सब सेट का नहीं होता, सुपर सेट का होता है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, बहुत इजी हैं। एक सिंबल तो यहाँ पर है जिसका मतलब है ये बिलोंग्स टू, ये तो आप देख चुके हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि उससे ताल्लुक रखता है, उसमें वो एलिमेंट मौजूद है। ये सिंबल बताता है डज नॉट बिलोंग टू, वो एलिमेंट उसमें है ही नहीं, तो ताल्लुक ही नहीं उसका। ये सिंबल बताता है सबसेट ऑफ, और ये सिंबल बताता है सुपरसेट ऑफ। इसके अलावा आपको पता है प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रॉपर के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सबसेट ही ना हो तो हम ये क्रॉस कर देते हैं, और अगर सुपरसेट ही ना हो तो हम ये बना के क्रॉस कर देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो सब। इसमें आपने ये एक्सरसाइज में पता लगाना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो A बड़ा है, इसका मतलब ये सुपरसेट हो सकता है। B छोटा है, इसका मतलब ये सबसेट ही रहेगा। और इसमें C और D दोनों में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A क्या है, बड़ा है, सुपरसेट ऑफ B। इसके अलावा B में स्मॉल एलिमेंट यूज किया है विच इज C, और पूछ रहे हैं कि A से क्या ताल्लुक है। तो A में C है छोटा, तो ये बिलोंग्स टू का निशान लगाया जाएगा। और C यहाँ पर B लिखा है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि A से ताल्लुक बताएं। तो याद रहे कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए ही सिर्फ हम ये बिलोंग्स टू का निशान लगाते हैं, बाकी सेट होते हैं उसके लिए हम सबसेट और सुपरसेट का सिंबल यूज करते हैं। तो B छोटा है और A बड़ा है। B सारे एलिमेंट्स रखता है जो A में हैं, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 क्लोज हो गया। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप इसको दोबारा से देखें और इस वीडियो को रिवाइंड कर लें, उस टॉपिक पे भी आप जा सकते हैं। तो इसको ज़रूर करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई होप कि आपको ये बहुत आसान लगा हो और आप इसको आसानी से कर सकें।
आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप डेफिनेशन लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल लिखें, फिर इस एक्सरसाइज को जैसे मैंने सॉल्व करवाया है उसी प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपने नोट करना है। मैं तो आपको प्रॉपर स्टेप्स नहीं करवा पाया, लेकिन आपने कॉपी में उसको जैसे बताया गया है वैसे ही प्रॉपर स्टेपिंग्स के साथ नोट करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।